अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम आज बाब नंबर 2 की जो मश्क है उसमें जो हमारा सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 है उसको हल करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के कुछ हिस्से होंगे, हम देखेंगे उनकी आउटपुट क्या आती है और फिर हमारे पास कुछ कोड भी होंगे, हम उनके अंदर एरर्स को तलाश करेंगे। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोड ब्लॉक्स जो कि हमारा आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हम इसको ओपन करेंगे। और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और फाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी एक नई फाइल बनाएंगे। यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम देंगे। आज की इस क्लास में हम अपनी मश्क का सवाल नंबर 5 और फिर सवाल नंबर 6 करेंगे। 5-6 के नाम से हम इस फाइल को इस फोल्डर में महफूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने सवाल को लेके आते हैं। सबसे पहले जो सवाल नंबर 5 हम करेंगे वो क्या होगा? कोड के इन हिस्सों की आउटपुट लिखें। अजीज तलबा, आपको इम्तिहान के अंदर कोड आ सकता है और आपसे पूछा जाएगा कि इस कोड की आउटपुट क्या है। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोड करते हैं तो आपने कोड को याद नहीं करना होता, बल्कि आपने ये समझना होता है कि ये कोड किस तरीके से हमने किया है। आपने समझना होता है कि इसकी मंतक क्या है। ये बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो ए हिस्सा है, बी है, सी है, डी है, इन सब को हम देखते हैं और देखते हैं कि इनकी आउटपुट क्या निकलती है। सबसे पहले हमने इनको यहाँ पे कमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा ए है इसकी आउटपुट क्या आएगी। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल है एक्स, उसमें हमने कीमत महफूज करवा दी 2। फिर इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल है वाई, उसमें कीमत महफूज करवा दी 3। फिर इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल है जेड, उसमें कीमत महफूज करवा दी हमने 6। उसके बाद हमने इंट डाटा टाइप के और वेरिएबल डिक्लेयर किए, उनका नाम रखा ans1, ans2, ans3, इनके ans1, ans2, ans3। फिर हमने क्या किया? ans1 में हमने क्या महफूज किया? हमने ये महफूज कर दिया, यानी कि ये जो मुतगैर की हमारे पास कीमतें हैं, हमने x मुतगैर को तकसीम कर दिया z मुतगैर के साथ और फिर उसको ज़रब दे दी y के साथ। इसी तरह ans2 में हमने y मुतगैर को हमने जमा कर दिया z मुतगैर के साथ और फिर डिवाइड कर दिया उसको y मुतगैर के साथ और फिर हमने उसको यानी तकसीम कर दिया y मुतगैर के साथ और फिर ज़रब दे दी 2 मुतगैर के साथ। इसी तरह ans3 में हमने क्या किया कि z मुतगैर को तकसीम कर दिया x मुतगैर के साथ, फिर हमने जमा कर दिया किस में, यानी कि x मुतगैर को ज़रब करके y मुतगैर के साथ। और फिर हमने यहाँ पे printf का फंक्शन लिखा जिसमें हमने यहाँ पे क्या किया? फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया एक, फिर हमने यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया, फिर हमने यहाँ पे तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया। ये हमने क्यों दिए? क्योंकि हमें 3 मुतगैर की जो कीमतें हैं वो हमने यहाँ पे शो करवानी है, यानी कि दिखानी है। और यहाँ पे हमने एस्केप सीक्वेंस आप देख सकते हैं \n का इस्तेमाल भी किया। ये क्या करेगा कि हमारी जो लाइन है, जो कर्सर है, उसको नीचे ले जाएगा। अब हम सबसे पहले इसको चलाकर देखते हैं। तो ये देखिए आपके पास आ गया है 0, 7 और 9। तो जो पहला आंस है उसमें क्या महफूज हुआ? 0। फिर जो दूसरा है उसमें क्या महफूज हुआ? 7। और जो तीसरा है उसमें क्या महफूज हुआ? उसमें महफूज हुआ 9। तो ये हमने जो ए है इसको हमने देख लिया कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आई है। अब हम इसको कमेंट करेंगे और जो बी है उसको देखते हैं कि उसकी हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। ये हमने बी को कमेंट किया, इसको यहां से हम हटाएंगे और ये हमारा कोड है। इसको चलाकर समझते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी और किस तरीके से आएगी। ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। अब आउटपुट को हम समझते हैं। ये देखिएगा 2 प्रिंटफ के फंक्शन हमने यहां पर इस्तेमाल किए हैं। पहला प्रिंटफ के फंक्शन में हमारे पास यहां पर है nn, ये nn आ गया और फिर उसके बाद एस्केप सीक्वेंस वाला n है, ये देख रहे हैं आप \n। ये क्या करेगा? ये
لائن نیچے لے آئے گا تو لائن یہاں پر نیچے آ گئی. اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا ہے، لائن نیچے آ رہی ہے، یعنی کہ یہ والا بیک سلیش این اور پھر بیک سلیش این، 2 دفعہ لائن نیچے آئے گی اور پھر یہ 3 این ہمارے پاس یہاں پہ آئیں گے. اس کے بعد کیا ہے، پھر یہ بیک سلیش این ہے، پھر یہ لائن نیچے لے کے آئے گا اور پھر یہ والا این یہاں پر آ جائے گا. اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس یہ بیک سلیش این، یعنی کہ جب نیچے آئیں گے تو این کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس بیک سلیش این ہوگا، پھر ہمارے پاس کیا ہے ٹی، اور اس کے بعد کیا ہے بیک سلیش ٹی. تو بیک سلیش ٹی یہاں سے کیا کرے گا کہ ہمیں 8 ہندسوں کی یہاں پہ سپیس دے گا. اس کے بعد یہ والا فنکشن شروع ہو جائے گا، لیکن یہ دیکھیے گا کہ یہاں کے بعد، اس کے بعد ہمارے پاس جو لائن ہے وہ آگے نہیں شروع ہو رہی، بلکہ یہ والا پرنٹ ایف کا فنکشن ادھر سے ہی شروع ہوگا. این آ جائے گا ہمارے پاس، پھر یہ بیک سلیش این لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ آ جائیں گے. اور آگے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو، اچھا یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ تو بیک سلیش این ہمارے پاس، لیکن یہ فارورڈ سلیش ہے، یہ بھی فارورڈ سلیش ہے، یہ بھی فارورڈ سلیش ہے. تو یہ فارورڈ سلیش کے ساتھ جو ہماری لائن ہے وہ آگے نہیں شروع ہوتی. تو یہ آپ نے یاد رکھنا، آپ نے بھولا نہیں ہے کہ بیک سلیش اور فارورڈ سلیش میں فرق ہوتا ہے، اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں اس کو. پھر یہاں پہ این آئے گا، پھر یہاں پہ ہمارے پاس فارورڈ سلیش این ہے، یہ فارورڈ سلیش این آ جائے گا، اور پھر بیک سلیش این ہے. پھر ہمارا کرسر یہ دیکھیں اگلی لائن میں یہاں پر آ گیا، کیونکہ آخر میں بیک سلیش این لکھا ہوا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسان ہے. بس آپ نے جب آؤٹ پٹ دیکھنی ہے تو آپ نے اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا آئے گی، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب ہم جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، جو سی ہے. تو سی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. اب ہم اس کو یہاں پہ چلائیں گے. چلانے کے بعد یہ دیکھیے ہمارے پاس یہاں آ گیا ہے 9. یہ کیسے آیا؟ ہم نے ایک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ویریبل اے ڈکلیئر کیا، اس میں محفوظ کی ویلیو 4 اور ایک ویریبل اور ڈکلیئر کیا بی. پھر ہم نے فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا سی، اس میں محفوظ کی ہم نے قیمت 2.3. پھر ہم نے کیا کیا، بی کے اندر محفوظ کروا دیا کس کو، سی کو ضرب دے کے اے کے ساتھ، سی کو اے کے ساتھ ضرب دی، جو قیمت آئی اس کو ہم نے بی کے اندر محفوظ کر دیا، اور پرنٹ ایف کریں گے تو بی کی قیمت ہمارے پاس آ جائے گی، وہ کیا ہے 9. یہ بھی بہت آسان تھا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ڈی میں کیا ہے. ڈی میں ہمارے پاس ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے اے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا، اور اس میں ہم نے ایک ایکسپریشن لکھا ہے. یہ دیکھیں اسے ایکسپریشن کہتے ہیں، یعنی کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے یہاں پہ 4 کو 3 سے ضرب دی ہے، پھر ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ہے، اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے 5 جمع 1 پھر جمع 7، اور اس کا ماڈولس لیا ہے 4 کے ساتھ، اور پرنٹ ایف کر دیا ہے ہم نے اے کو، یعنی کہ اے میں جو بھی محفوظ ہے وہ آ جائے. اس کو چلاتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آ رہا ہے کیا، 5. اب دیکھتے ہیں کہ 5 آیا کیسے. یہ دیکھیے گا ذرا، اس کو سمجھتے ہیں یہاں پہ کہ 4 ضرب 3 تھا، تو یہ ضرب ہوں گے تو کیا ہو جائے گا، 12 ہو جائے گا. پھر تقسیم 5 جمع 1 ہے، تو یہ پہلے یہ نیچے سے پہلے اس کو ہم حل کریں گے، یہ 6 ہو جائے گا. اور پھر جمع ہے ہمارے پاس، جب 7 کا ہم ماڈولس لیں گے 4 کے ساتھ تو یہ کیا آ جائے گا، اس کا جو باقی بچے گا کیا بچے گا، 3 بچے گا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ان دونوں کو ہم آپس میں یہاں پہ تقسیم کریں گے، تو اس کے ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا 2، اور ان 2 اور 3 کو ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا، ہمارے پاس یہ والا آنسر آئے گا. وہ آنسر کیا ہے، اس کو ہم یہاں سے مٹائیں گے، وہ آنسر ہمارے پاس جواب جو ہے وہ کیا ہے، یہ 5 آ جائے گا. تو یہ بھی بہت آسان تھا. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ای میں کیا ہوتا ہے. تو ای میں ہم کیا کریں گے، یہ ہمارے پاس ایکسپریشن ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ پڑھا تھا ریلیشنل آپریٹرز کے بارے میں، پھر ہم نے پڑھا تھا منطقی آپریٹر کے بارے میں، یعنی کہ جو لاجیکل آپریٹرز تھے، ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ایک بولین ایکسپریشن ہوتا ہے، یعنی کہ یا ہمارا نتیجہ ٹھیک ہوتا ہے یا ہمارا نتیجہ غلط ہوتا ہے، اور ہمارے پاس جو جواب آتا ہے وہ یا 1 آتا ہے یا 0 آتا ہے. تو اب اگر یہ ٹھیک ہوا، یعنی کہ یہ 5 بڑا ہے 3 سے اور 4 بڑا ہے 6 سے، یا پھر 7 بڑا ہے 3 سے، اب اس میں سے اگر یہ ایکسپریشن ٹھیک ہوا تو جواب آ جائے گا 1، اگر یہ غلط ہوا تو جواب آ جائے گا 0.
इसको चलाते हैं, जवाब आ गया है 1। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जवाब 1 आया। 5 बड़ा है 3 से और 4 बड़ा है 6 से। ये वाली जो सारी की सारी साइड है ये तो गलत हो गई, मतलब ये तो ठीक नहीं है। और फिर यहाँ पे और का ऑपरेटर लगा है, और आप जानते हैं कि हमने एंड और के ऑपरेटर के बारे में बहुत ही अहम चीज पढ़ी थी कि एंड के ऑपरेटर में क्या होता है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि एक हिस्सा हमारे पास ये है और दूसरा हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा हमारे पास ये वाला है, ये वाला, और दूसरा हिस्सा हमारे पास ये वाला है। एंड के ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि अगर एक भी कीमत हमारी गलत हो तो उसका आंसर 0 होता है, लेकिन और के ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारी कोई भी एक कीमत ठीक हो तो हमारा आंसर जो जवाब है वो ठीक आता है। तो यहाँ पे एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। यहाँ पे एक हिस्से में एक तरफ अंदर ही एंड का ऑपरेटर लगा है, वो तो गलत है, लेकिन जो और है ये इन दोनों को एक, अब यहाँ पे समझ लीजिए कि एक कीमत ये है और एक कीमत ये है, इन दोनों के दरमियान और का ऑपरेटर है। तो ये जो ऑपरेटर है ये ठीक है, 7 बड़ा है 3 से, इसकी वजह से हमारे पास जो जवाब है वो 1 आ रहा है। तो ये भी हमने देख लिया, इसको भी हम सिंगल लाइन कमेंट कर देते हैं। फिर हमारे पास अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 6, वो ये है, कोड के दर्ज झैल हिस्सों में एरर्स तलाश करें। हमारे पास कोड है, ये आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे इनको जो कमेंट किया इसको हम हटाते हैं। तो ये कोड हमने देखने हैं और देखने हैं कि इनके अंदर एरर्स क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारे पास फाइल जो है हमने ऊपर दी हुई है include.stdio.h, बिल्कुल ठीक है। void main बिल्कुल ठीक है। int a बिल्कुल ठीक है। b और इसमें 13 महफूज कर दिया, बिल्कुल ठीक है। फिर b a का जो हमने मोड ले लिया 2 के साथ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो a है उसकी हमारे पास जो कीमत है वो क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर नहीं है। एक तो ये, इसको हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर प्रिंट एफ में जी हाँ, ये यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने वावैन का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये गलती जो है पकड़ ली है, यहाँ पे हमने वावैन का इस्तेमाल नहीं किया। और दूसरी गलती हमने क्या पकड़ी है, दूसरी गलती हमने ये पकड़ी है कि हम बी के अंदर, यानी कि ये जो बी है इसमें महफूज कर रहे हैं ए का मॉडुलस, लेकिन ए का मॉडुलस ले रहे हैं 2 के साथ, लेकिन ए की तो हमारे पास कोई कीमत ही नहीं है, हमने यहाँ पर बताई नहीं। तो ये 2 गलतियां आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 गलतियां यहाँ पर हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बी हिस्से पर आते हैं। उसमें हम देखते हैं इंक्लूड stdio.h, बिल्कुल ठीक है। void main मेन बिल्कुल ठीक है। ये मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से शुरू हुई, ऊपर हमने बॉडी देखी है, बिल्कुल देखी है। अब मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ पर शुरू हुई और यहाँ पर एंड होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है ये गलत इस्तेमाल हुई है। तो ये ब्रैकेट कौन सी इस्तेमाल होगी, ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल होगी। उसके बाद इंट ए बी सी, और यहाँ पे ये देखिए सिंगल कॉमा लगा हुआ है, इसको हमने ऐसे करना है, सेमीकोलन इस्तेमाल करना है। फिर प्रिंट एफ, एंटर फर्स्ट नंबर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल भी हुआ है और वावैन का इस्तेमाल भी हुआ है। फिर स्कैन एफ, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे ये वाली अलामत, बिल्कुल ठीक है, ए में चलेगी। फिर एंटर सेकंड नंबर, और वो बी में चला गया। और फिर यहाँ पे ए प्लस बी, और इसको हम इस तरह नहीं बल्कि इसको हम इस तरह लिखेंगे, सी के अंदर महफूज हो रहा है ए प्लस बी, ना कि ए प्लस बी के अंदर सी महफूज हो रहा है। इनकी इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। तो इसको आप कह सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आगे आ जाए सी में, इसमें क्या है, इंक्लूड stdio.h मेन, लेकिन मेन के साथ यहाँ पर देखें void नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे void लिखेंगे। फिर इंट सम, यहाँ पे हमने देखनी है जो इसकी बॉडी है मेन फंक्शन की, ये यहाँ पे, लेकिन मेन फंक्शन की बॉडी के साथ यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता, ये गलती है। उसके बाद इंट इंटीजर डाटा का एक वेरिएबल है नम। फिर प्रिंट एंटर नंबर, ये देखिएगा यहाँ पे जो वावैन है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, एक साइड पे हुआ लेकिन दूसरी साइड पे नहीं हुआ। और फिर यहाँ पे हमने देखना, यहाँ पर भी वावैन का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वावैन का इस्तेमाल होना है जो कि नहीं हुआ। तो ये हमने 2 गलतियां यहाँ पे भी पकड़ ली हैं। इसी तरीके से आपने जब भी कोई आपके सामने एरर्स तलाश करने के लिए आपको कहा जाए तो आपने ध्यान से कोड को देखना है कि एरर्स क्या है। फिर हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड stdio.h,
ऊपर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और गलती भी थी, ये यहाँ पर भी ये सेमीकोलन लगा जो कि यहाँ पर नहीं लगेगा। और भी आप देख लें कहीं सेमीकोलन मिस तो नहीं है, यहाँ पर लगना चाहिए, यहाँ पर लगना चाहिए, यहाँ पर लगना चाहिए, बिल्कुल ठीक। उसके बाद इंक्लूड stdio.h, फिर इंट मेन। अच्छा, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये वाला जो आपका बाब है इसमें आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन हम इंट मेन भी लिखते होते हैं, ये हम आगे जाके सीखेंगे। फिर आगे फ्लोट f है और यहाँ पे लिखा है प्रिंट f एंटर वैल्यू, ये यहाँ पे ब्रैकेट गलत है, यहाँ पे आप जानते हैं कि ये वाली ब्रैकेट आती है और इसको हम यहाँ से उठाएंगे और इसके अंदर ले जाएंगे, ये देखें। और फिर यहाँ पे स्कैन FC और ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई मसला नहीं है। तो आपने देख लिया कि हमने अपनी आज की क्लास में सीखा है कि अगर हमारे पास कोड आ जाए और हमें ये कहा जाए कि उसकी आउटपुट दिखाओ, तो हम उसकी आउटपुट भी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि उसकी आउटपुट क्या आएगी। और अगर हमें ये कहा जाए कि आपके पास कोड है, इसमें कोई एरर तलाश करें, तो उसमें जो एरर होंगे हम उनको भी तलाश कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इनके अंदर कौन से एरर्स हैं। अजीज तुलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज तुलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।